तो प्रभु जी, सबसे पहले सवाल इसी बात को लेकर ये कि ये चेहरे हिंदुस्तान में क्यों लटके हुए हैं? शांति वार्ता होगी तो शांति होगी, सब जगह स्थिरता होगी, आर्थिक व्यवस्था जो अव्यवस्था में फैल गई वो ठीक होगी, सब जगह सबको भारत को भी फायदा होगा। ये फायदा तो नुकसान सबसे ज्यादा भारत को ही हो रहा है। अभी भी फायदा जब होगा सबसे ज्यादा मार तो पड़ रही है भारत, क्योंकि भारत के अंदर पेट्रोल के पैसे बढ़ गए हैं, गैस बड़ी मुश्किल से मिल रही है, हर चीज, लोग मजदूर वापस अपने गांव में चले गए हैं। आर्थिक दिक्कत हमारे ऊपर हो चुकी है ऑलरेडी। इससे ज्यादा क्या होगी? अगर ज्यादा लंबा चला तो बहुत ज्यादा हो सकती है, ये बात सच है। पर सवाल जो आपने बात उठाई है कि चेहरे क्यों उतरे हुए हैं, पर चेहरे कोई दिखाई नहीं दे रहे, कोई सारे इलेक्शन में लगे हुए हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता। उनका पहला टारगेट है कि बाहर जो होता है हमारे कोई मतलब नहीं है, हमारे देश के अंदर हमारे को जीत चाहिए, हमारे को वेस्ट बंगाल के पता करना है, हमारे को आसाम के जीतना है तीसरी बार, हमारे को तमिलनाडु के अंदर तोड़फोड़ करनी है, केरला में हमको 1 दर्जन सीटें लेनी है। उनका ऑब्जेक्टिव है अपना पॉलिटिकल जो कैनवस है उसको बढ़ाना है जाकर के। विडंबना क्या है कि इस्लामाबाद भी पीस कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बन जा रही है, जहां पर टेररिज्म है, जहां पर सारे के सारे टेररिस्ट रहते हैं, जहां की सरकार का पता नहीं कौन चलाता है। आज देखा वहां के जो जनरल साहब हैं, फील्ड मार्शल, वो अपने सूट वूट में आए हुए थे, अपनी फौज की उसमें नहीं थे वाइस प्रेसिडेंट को रिसीव करने के लिए। तो विडंबना तो वो है कि अमेरिका भी टेररिस्तान को अपना पीस कैपिटल बनाने के लिए तैयार है, और तेहरान में तो टेररिस्ट हैं ही, उनके लोग तो वहां पर आए हैं। और उसके बाद दूसरी तरफ आपने देखा होगा जो अनाउंस किया है कि हरमुज, जो स्टेट ऑफ हरमुज खोलना है, उसके लिए इंग्लैंड ने कहा वो लंदन में वार्तालाप शुरू करेंगे। पहले भी कोशिश की थी उन्होंने, अब दोबारा करने जा रहे हैं। परंतु पॉलिटिकल प्रॉब्लम ये है कि हम लोग, मैं हूं तुम हम खा, हम ना 3 में है ना 13 में इस वक्त, क्योंकि इजराइल के साथ खड़े होकर के शायद स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी। और शायद मैं तो ये मानूंगा कि मोदी जी को शौक है जाकर के बात करना लोगों को जाकर के, पर मोदी जी को ट्रैप में फंसा करके उन्होंने वहां बुला लिया। शायद मोदी जी को पता नहीं हुआ कि उसके बाद ही करने वाले। धोखा तो बहुत बड़ा मोदी जी के साथ हुआ, भारत सरकार के हुआ। मैं बेनिफिट ऑफ डाउट कि अमेरिका के साथ आपने दोस्ती बनाई, माई फ्रेंड ट्रम्प, उन्होंने कहा माई फ्रेंड मोदी, उसके बाद जो हमारे साथ किया 50% एफिट, 40% एफिट। तो जो हम लोग ट्रस्ट करते हैं लोगों के ऊपर, मतलब इस कूटनीति से, इस डिप्लोमेसी से मोदी जी के लिए और भारत सरकार के लिए एक लेसन है कि आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप बाबू जो आपकी सरकार डिप्लोमेसी चला रही है, उनके चैनल के माध्यम से, और जयशंकर जी आज मॉरिशस में बैठे हुए हैं। आपको पता है हिंदुस्तान के रिकॉर्ड हिस्ट्री के अंदर सबसे लंबा समय चले, अपने 6 साल के अंदर जितना उन्होंने विजिट किया विदेशों के अंदर, वो 15 साल के अंदर किसी ने नहीं किया। मतलब हर 5वां दिन उनका विदेश में गुजरता है। विदेश मंत्री हैं, किसी और पॉलिटिकल आदमी को जान नहीं देते, खुद हर जगह पहुंच जाते हैं। तो जो इनपुट जो आता है बाबू डम के ऊपर डिपेंड करने से जो नुकसान हुआ है, ट्रस्ट किया है। जब आपका पॉलिटिकल लेवल पर कनेक्शन है तो आपके चेहरे तो उतरे होंगे कि आपका जो फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट है, जो अपने आप में बड़ा कंटिन्यूटी में रहता है, जवाहरलाल नेहरू के जमाने से, अटल जी से, इंदिरा जी से, फिर मोदी जी की पहली टर्म के अंदर एक कंटिन्यूटी थी उसके अंदर कि बेसिक प्रिंसिपल पे हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो ईरान हो, चाहे हमारे पैलेस्टीन के साथ रिलेशनशिप हो, हम दोनों के साथ इक्विडेंसेस बना करके चलेंगे। हालांकि कांग्रेस सरकार के अंदर इजराइल को रिकॉग्निशन दी गई, उसने बढ़ाया, परंतु ईरान से दोस्ती हमने बनाए रखी। पर इस बार आखिरी गलती ये हो गई कि आपने एकदम खुल करके ईरान के खिलाफ खड़े दिखाई दिए, और ईरान से नहीं तो बिना सोचे समझे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से जब आएगा कुछ, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। वो तो अमेरिका ने भी नहीं सोचा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगी, उसको तो फर्क नहीं पड़ता। वो कहते मैं तो 9,000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर दूर बैठा हूँ, मेरे ऊपर तो कोई मिसाइल ईरान की ट्रैक कर नहीं सकती, मेरे अड्डों पर कर सकती है। पर भारतीय जो डिप्लोमेसी है, जो फॉरेन सर्विस है, मेरे को लगता है उनके बाबू सब छुपे हुए हैं, कोई दिखाई नहीं देता। ईरान अमेरिका के अंदर एम्बेसडर कौन है उसको दिखाई, क्वात्रा साहब फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर हुए, वहां चले गए। इतने फॉरेन सेक्रेटरी रिटायर होते तो वहां भेज देते हैं। आपने एक लंदन में जो अनसक्सेसफुल हाई कमिश्नर था उसको आप चाइना में भेज दिया। मतलब जिस तरह का सिलेक्शन हो रहा है कि एक बाबू दूसरे बाबुओं को सिलेक्ट कर रहा है, पॉलिटिकल इनपुट नहीं है हमारी डिप्लोमेसी के अंदर। पिछले पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है कि पिछले साल के अंदर डिप्लोमेसी के अंदर कोई डोमेस्टिक इनपुट नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक इनपुट से ही फॉरेन डिप्लोमेसी गाइड होती है। और ईरान अपने लिए अब मागा जो है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो डोमेस्टिक ऑडियंस के साथ जुड़ी हुई ना, कि जो भी हमारे अमेरिका को बड़ा करेगा, जो ग्रेट बनाएगा, हम उस पॉलिसी को चलेंगे। ईरान के ऊपर आक्रमण का उनकी उस पॉलिसी का हिस्सा है। अब मेक इंडिया ग्रेट अगेन मोदी जी की तो हो सकती थी, उसके अंदर इनपुट पॉलिटिकल नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं मुंह सूजे हुए हैं। बाबू को तो फॉरन में उनकी ऑटोमेटिक होती है, और फॉरेन पॉलिसी में बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल आदमी चला रहे हैं, जिनको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की एक्सपीरियंस नहीं है, उनको वहां के भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि वो तो अमेरिका मेरे या चाइना मेरे इधर उधर है,
तो वेस्ट एशिया के अंदर क्या होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग वाला कोई ऑफिसर वहां दिखाई नहीं देता ढंग का। अब अमित करजई को जो भी मर्जी करिए, अब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे या बाकी लोग हमारे जो वहां पर बैठे हैं, जी अकबर रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ पर मणि दीक्षित रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर भी रहे, उसके बाद जाकर के रहे, तो उस तरह का एक्सपीरियंस है नहीं। उस तरह एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आपको वेस्ट एशिया पॉलिसी के अंदर लोग एक्टिव थे, वो सारे के सारे लोग बाहर हो गए। आपने मिनिस्ट्री भी जो बनाया, एमओएस बनाया है, उनको वो यूपी के एमपी हैं, उनको बना दिया आपने ठाकुर साहब को, पर उनको आपने इस पॉलिसी में रखा हुआ है। पर इसलिए ये लगता है कि मुंह सूजे हुए, क्योंकि उनको फर्क नहीं पड़ता। हम तो बाबू लोग हैं, सरकार से रिटायर हुए, एक सेक्रेटरी से एम्बेसडर बन गए, एम्बेसडर से बन गया हम फॉरेन मिनिस्टर बन गए। तो इस हिसाब से फॉरेन पॉलिसी फेल होने का मतलब सिर्फ बाबुओं के ऊपर निर्भर करना, आपको पॉलिटिसाइजेशन ऑफ डिप्लोमेसी करना पड़ेगा। बिल्कुल। पर प्रभु, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी कामयाबी ये मानी जाती थी, जिसका उनको बहुत फायदा लोकल पॉलिटिक्स से मिलता था, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से मिलता था, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ गया। ये उनको एक फायदा था कि भाई देखो, एक प्रधानमंत्री है जो उससे पूरे दुनिया के बड़े बड़े लोग मिलते हैं, विश्व गुरु की स्थिति है, हर टेबल पे हमारी स्थिति है। क्या इस घटना के आने के बाद से प्रधानमंत्री जी की निजी छवि को भी नुकसान पहुंचेगा? क्या वो गुब्बारा फटता हुआ दिखाई पड़ रहा है? और अगर ऐसा होता है तो प्रधानमंत्री जी की छवि को नुकसान होगा और साथ ही साथ उनकी पॉलिटिक्स को भी नुकसान होगा। आपको लगता है ऐसा? नहीं, मेरे को ये लगता है कि जो आप देख रहे हैं उस हिसाब से आपके परसेप्शन की बात है इसके अंदर, कि जब ये युद्ध चल रहा था, आपने देखा होगा कि मोदी जी ने सब हेड्स ऑफ स्टेट से बात की थी, ट्रम्प से भी बात की थी, जर्मनी से भी बात की थी, चाइना से भी बात की, रशिया में बात की। हर स्टेट जो है उनकी कॉल लेते हैं, उनको कॉल भी करते हैं। ट्रम्प की कॉल भी इनके पास आई, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, डेमोक्रेसी है और मार्केट हमारी बहुत बड़ी है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। स्ट्रेटेजिकली आपने पाकिस्तान कहीं पर बैठना था, तो इंडिया क्योंकि एक तरफ खड़ा हो गया और ईरान उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर ईरान के साथ हमारे संबंध अच्छे थे, नई दिल्ली में जो बैठक हो रही होती। परंतु मोदी जी के कद की जो बात करें कि मोदी का कद डिपेंड करता है भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत का कद कम नहीं हो सकता। तो उसके अंदर ये जरूर है कि इस बार जो आप एक हर टेबल पर बैठे थे, अभी आज अनाउंस किया कि हम क्वाड की मीटिंग करेंगे, जो पहले नहीं करना चाहते थे। वो पहले कुछ और का जो एक बड़ी इंपॉर्टेंस कॉप्स की जो मीटिंग होने वाली थी एनवायरमेंट के ऊपर 2027 में, वो कह रहे हैं हमने कैंसिल कर दिया, उन्होंने कर दिया सारे उठा करके। तो ये सब पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो कह रहे हैं कि एक सेटबैक परसेप्शन में जरूर हुआ है भारत की जनता, क्योंकि इसमें पाकिस्तान को जो इंपॉर्टेंस मिली है उसकी वजह से हमारे को नुकसान ज्यादा हो रहा है। और पाकिस्तान में खुशियां मना रहा है, उसके बाद इकोनॉमिक तो है नहीं कि पाकिस्तान में मीटिंग हो सकती है शांति की। ये सबसे बड़ी विडंबना है जिससे भारत की प्रतिष्ठा पे आघात हुआ, क्योंकि हम लोग हर चीज प्रिज्म से देखते हैं, इंडो पाक से। अगर पाकिस्तान की जगह कहीं और हो रही होती तो हमारे को फर्क नहीं पड़ता, तब भी हम इग्नोर कर दिए गए थे। अगर यही बातचीत जो आज यहाँ पर हो रही है किसी और नेपाल में हो रही थी, काठमांडू में होती है, श्रीलंका में हो रही होती, तो हमारे कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी इसलिए है कि पाकिस्तान में हो रही है, इसलिए हमारे को परसेप्शन में उसका नुकसान होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान को गालियां दे देकर, पाकिस्तान हमारा एक इशू बना जब से पैदा हुए हैं, तो पाकिस्तान को अगर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है, उसका इनडायरेक्ट यही होता है कि हमारे को डिमोशन कर दी गई है। तो सच भी है, परसेप्शन भी है। इसलिए जो आप बात कर रहे हैं उसके अंदर दम इसलिए है क्योंकि आप इसको पाकिस्तान के एंगल से देख रहे हैं। अगर पाकिस्तान को बाहर कर लो कि बातचीत हो रही है, क्योंकि कहीं तो बातचीत होनी है। यूरोप वाले बात करने के लिए, यूरोप में ईरान वाले जा नहीं सकते, इंग्लैंड जा नहीं सकते, तो ईरान के लोग कहाँ जा सकते हैं? या तो इंडिया आते, इंडिया ने आ नहीं सकते क्योंकि इंडिया के ऊपर उनको अब विश्वास नहीं है। तो मैं कहूंगा ये बात जरूर है कि जो इंडिया का रोल हो सकता था वो हमको नहीं मिला। परंतु कोई बड़ी चोट आप कहेंगे कि इसके अंदर हमारे को लगी है, अगर पाकिस्तान को एक तरफ से हटा दें तो मेरे को लगता है ये जहां भी होना था शांति वार्ता कहीं तो होनी चाहिए थी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.